साल 2020 के शुरुआती दौर में जब भारत में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू किए तो फिर 24 मार्च को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे देश में व्यापक लॉकडाउन लगाया। बड़ी संख्या में गुजरात से मजदूरों का पलायन हुआ। वजह बनी लॉकडाउन में तमाम कल कारखाने और रोजगारों का बंद हो जाना, मजदूरी की गारंटी न होना, मजदूरी न मिल पाना और साथ ही साथ खाने रहने और जीने के लिए हर ज़रूरत पूरी होने की किसी भी तरह की कोई गारंटी या व्यवस्था का न होना। बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूरों ने गुजरात को छोड़ना शुरू किया। हाईवे पर चारों तरफ मजदूर ही मजदूर दिखने लगे। 5 मई 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एक मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में ये बात कही कि राज्य सरकार ने रहने और खाने के लिए सारी व्यवस्थाएं की हैं, इसके बावजूद भी प्रवासी मजदूर राज्य से बाहर जा रहे हैं। हालांकि सच दावों से इतर बिल्कुल ही अलग था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स पर नजर डालें तो बड़ी संख्या में मजदूरों ने गुजरात से पलायन किया और वजहें वही जो मैंने ऊपर बताई। रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो करीब करीब 14,97,000 से ज्यादा मजदूरों ने गुजरात छोड़ा था। यही नहीं, उस समय अकेले सूरत से 7 लाख से ज्यादा मजदूर गुजरात छोड़ने पर मजबूर हुए थे। ये जो मजदूर थे उनका जो छोड़ना था उसने केंद्र सरकार की ऐसी किरकिरी कराई कि केंद्र सरकार की गुजरात सरकार पर नजरें टेढ़ी होने लगी। साथ ही साथ गुजरात सरकार की तरफ से आए हुए बयान भी केंद्र सरकार को रास नहीं आए। नतीजा ये हुआ कि सितंबर आते आते विजय रूपाणी की कुर्सी हिलने से लगी और जैसे ही उसका अवसर आया विजय रूपाणी को इस्तीफा देना पड़ा। नमस्कार, सियासी किस्सों की हमारी सीरीज राजनीति में आपका स्वागत। इस समय हम गुजरात के मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। एक एक करके अब तक हम आपको 15 मुख्यमंत्रियों की सियासी समीकरण, सियासी राजनीति और सियासी सफर के बारे में बता चुके हैं। किस तरीके से राजनीति की उन्होंने शुरुआत की और कैसे पहुंचे सत्ता के शीर्ष तक और फिर किस तरीके से अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। पिछले अंक में हमने आपको विजय रूपाणी के बारे में विस्तार से बताया था। उस अंक में भी हमने इस चीज का जिक्र किया था कि किन हालातों में विजय रूपाणी को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, कैसे कोरोना का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार को रास नहीं आया। इसके अलावा भी कुछ और कारण थे। दरअसल कोरोना का मिसमैनेजमेंट तो केंद्र सरकार के लिए एक मुख्य कारण तब बन गया जब विजय रूपाणी को हटाने के लिए मन बना चुकी है जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व था उसने तय कर लिया था। इसके पहले कई ऐसे कारण थे जिस पर पहले से ही विजय रूपाणी केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के हिसाब से खरे नहीं उतर रहे थे। कई अलग अलग समीकरण थे। उसमें जो उस समय मुख्य वजहें थी वो प्रशासनिक रूप से विजय रूपाणी के मजबूत न होने, अफसरशाही नौकरशाही के उनके ऊपर हावी हो जाने और नौकरशाही के दबाव में सरकार के काम करना एक कारण था। एक दूसरा कारण भी था, संगठन के साथ गुजरात के उस समय की सरकार का तालमेल नहीं बैठ रहा था। कई अलग अलग मुद्दों पर संगठन और सरकार में टकराव के हालात बने। ये खबरें मीडिया में सार्वजनिक हुई जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व गंभीर हो गया। फिर 11 सितंबर 2021 को अंततः विजय रूपाणी को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा और फिर 13 सितंबर 2021 को नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया भूपेंद्र भाई पटेल ने। एक ऐसा नाम जिसने सबको चौंका दिया था। बड़े बड़े नामों के बीच भूपेंद्र भाई पटेल का जो नाम था वो कहीं चर्चा में भी नहीं था। खुद जिस वक्त भूपेंद्र भाई पटेल के नाम का ऐलान हुआ उस वक्त वो 5वीं पंक्ति में बैठे हुए थे। पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति में भी उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिली थी। उस समय तक भूपेंद्र भाई पटेल किसी भी तरीके में पहली बार के विधायक थे। उसके पहले वो कभी गुजरात की सरकार में मंत्री नहीं रहे थे। ऐसे में जाहिर था कि इस नाम ने सबको चौंका दिया। और हालांकि इन सारी चीज़ों को दरकिनार करते हुए केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है उसने भूपेंद्र भाई पटेल को सत्ता सौंप दी। अब हम अभी बात करेंगे भूपेंद्र भाई पटेल के बारे में, किस तरीके से भूपेंद्र भाई पटेल के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई और कैसे वो सत्ता के शीर्ष पर पहुंचे। साथ ही साथ क्या वजहें रही जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को विजय रूपाणी को हटा करके और फिर एक
पाटीदार समुदाय से आने वाले नेता को सत्ता सौंपनी पड़ी। भूपेंद्र भाई पटेल पहली बार के विधायक चुने गए थे। साल 2017 का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वो घाट लोडिया की सीट से विधानसभा का चुनाव लड़े और कांग्रेस के शशिकांत पटेल को उन्होंने चुनाव हराया। करीब 1,17,000 से भी ज्यादा वोटों से वो चुनाव जीते थे, जो उस समय के चुनाव के सभी सीटों पर जीत का जो अंतर था उसका एक रिकॉर्ड था। ये वही सीट है जिस पर साल 2012 में आनंदीबेन पटेल गुजरात विधानसभा का चुनाव जीती थी। भूपेंद्र भाई पटेल को भी आनंदीबेन पटेल का करीबी माना जाता है। ये जो सीट है वो लोकसभा के हिसाब से गांधीनगर लोकसभा सीट का हिस्सा है। वही लोकसभा सीट जिसके सांसद हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह की जो ये सीट है उसी सीट में विधानसभा आती है घाट लोडिया, और वहां से ये पहली बार विधायक चुने गए थे। इसके जो पहले का इनका सियासी सफर है ये उसके बारे में बता दें तो 15 जुलाई 1962 को भूपेंद्र भाई पटेल का जन्म अहमदाबाद में हुआ। फिर इनकी शिक्षा दीक्षा हुई। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लिया। आरएसएस के साथ ये जुड़े रहे, आरएसएस के साथ सक्रिय रहे। फिर साल 2010 से 2015 तक ये गुजरात के सबसे बड़े शहरी निकाय अहमदाबाद नगर निगम के स्थायी समिति के ये अध्यक्ष थे। साल 2015 से 2017 तक अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे। इसके बाद फिर ये 2017 में विधानसभा का चुनाव लड़े और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़के ही इनके हिस्से में गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्य, जो भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और जहां लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का जो है वो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उस राज्य की इनको कमान सौंप दी गई। भूपेंद्र भाई पटेल को राज्य में कमान सौंपने के पीछे सियासी समीकरण भी बताए जाते हैं। जो राजनीतिक विश्लेषक है उनकी मानी जाए तो भूपेंद्र भाई पटेल चूंकि पाटीदार समुदाय से आते हैं, पाटीदार समुदायों के लिए जो वहां पाटीदारों के लिए जो सामाजिक और आर्थिक विकास को समर्पित संगठन है सरदार धाम विश्व पाटीदार केंद्र, उसके ये ट्रस्टी भी हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव लड़ने से पहले वो स्थानीय राजनीति में सक्रिय थे। जमीनी स्तर पर उनके कामकाज को बेहद सराहा जाता है, काफी सराहना मिलती है। माना जाता है कि वो कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम लोगों से भी जुड़े हैं। उनको दादा के नाम से संबोधित किया जाता है। बताया जाता है कि वो हर व्यक्ति से किन्हीं भी परिस्थितियों में बेहद मुस्कुरा करके मिलते हैं और ये उनका सबसे सकारात्मक पहलू है। और फिर उनकी जो सहकारिता में पकड़ है वो बहुत मजबूत मानी जाती है। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उनका जो जुड़ाव है वो उनको सत्ता के शीर्ष तक पहुंचाने में उनके लिए सबसे मददगार साबित हुआ। इसके अलावा प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर के उनकी खूब बात होती है। कहा जाता है कि उनकी प्रशासनिक क्षमताएं जो है वो बहुत जबरदस्त हैं, प्रशासनिक पकड़ बहुत जबरदस्त है, उनके कामकाज करने का तरीका अलग है। और प्रशासनिक क्षमताओं को लेकर के चूंकि विजय रूपाणी पर सवाल उठते रहे, तो ऐसे में प्रशासनिक क्षमताओं के चलते भी इनको आगे लाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी वजह रही थी। अब जो इन सारी चीजों से इतर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है गुजरात में जो चुनावी समीकरण है, अगर हम उस पर नजर डालें तो फिर स्थितियां और स्पष्ट हो जाएंगी कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को फिर से जो जैन बनिया समुदाय से आने वाले विजय रूपाणी को हटा करके एक पाटीदार नेता को सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाना पड़ा। साल 2015 में पाटीदारों का एक आंदोलन शुरू हुआ जिसमें जो पाटीदार आरक्षण को लेकर के मांग चल रही थी, जिसमें हार्दिक पटेल सहित तमाम नेताओं पर मुकदमे दर्ज किए गए। बाद में ये साल 2015 में जो आंदोलन हुआ इसमें कई सारे नेताओं पर मुकदमे हुए। बाद में आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी ने इसमें से 10 बड़े नेताओं पर से मुकदमे वापस ले लिए। इसकी जो मुख्य वजह थी, भारतीय जनता पार्टी पाटीदारों को किसी भी तरीके से नाराज नहीं करना चाहती थी। जो लेउवा पटेल हैं, जो पटेल समुदाय से संबंध रखने वाले, इनका सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में खासा प्रभाव माना जाता है। ये उस इलाके में बेहद प्रभावशाली है। माना जाता है कि जो वहां की राजनीति है
वो पूरी तरीके से इनके ऊपर ही केंद्रित है। यानी वहां वो करीब जो एक गुजरात में 182 जो सीटें हैं उसमें से लगभग 70 सीटों पर इनका प्रभाव है। इन 70 सीटों पर ये हराने और जिताने की क्षमता रखते हैं। जो लेवा पटेल समुदाय के लोग हैं वो खुद को श्री राम का वंशज मानते हैं, खुद को भगवान राम का वंशज कहते हैं। लगभग 15% की आबादी पाटीदारों की वहां पर गुजरात के अंदर मानी जाती है, जो एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं गुजरात के चुनाव में, और जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरीके से इनके ऊपर निर्भर करते हैं। साल 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उन चुनावों पर जब हम नजर डालें तो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 99 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 82 सीटें आई थी। जो 99 सीटें भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आई उसके लिए भी बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी। हालांकि इसके बावजूद भी पिछले चुनाव के मुकाबले सीटें उनकी घट गईं, और फिर यही कारण था कि आने वाले जो चुनाव हैं इसी साल के अंत में गुजरात में चुनाव होने हैं। अभी तक हालांकि डेट डिसाइड नहीं है, पर यह तय है कि इसी साल के अंत में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये भी उन चुनावों के मद्देनजर जो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कई राज्यों में अपने संगठन को मजबूत करने में लगा था, और इसी क्रम में विजय रूपाणी को भी हटाना जरूरी हो गया था, और फिर से पाटीदारों को साधना भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही। किसी समय पाटीदार जो वोट थे वो कांग्रेस के कोर वोटर हुआ करते थे, पर 1982 में जब कांग्रेस पार्टी का जुड़ाव जो है, जब कांग्रेस पार्टी का ध्यान दूसरे समुदायों की तरफ भी बढ़ने लगा तो फिर धीरे धीरे पाटीदार वोट कांग्रेस पार्टी से छिटकने लगे, और यही कारण था कि ये वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते गए। फिर जब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिला तो इसी के चलते केशुभाई पटेल को 2 बार सत्ता सौंपी गई। हालांकि बाद में केशुभाई पटेल भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए। अब ये जो संख्या है, जो वोट बल है पाटीदार समुदाय का, वो हर दल के लिए मजबूरी है, फिर चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, या नए सिरे या अब गुजरात में मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है आम आदमी पार्टी। इसी के चलते आम आदमी पार्टी भी बार बार पाटीदार जो पटेल समूह, जो पटेल वोटों वाले गढ़ हैं, जो पटेल वोटों वाले क्षेत्र हैं, बड़ी संख्या में जहां पटेल हैं, उनको वो टारगेट कर रहे हैं। जब वो तिरंगा यात्रा निकाली गई तो इसीलिए वो खास उन्हीं क्षेत्रों से गुजारी गई जहां पर पटेल वोटों की संख्या अच्छी खासी है। कुल मिलाकर गुजरात की सियासत में अब पटेलों की जो भूमिका है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसी के चलते हर पार्टी उनको अपने साथ जोड़ने में लगी हुई है, और इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी जैन बनिया समुदाय से आने वाले विजय रूपाणी को हटा करके और फिर भूपेंद्र भाई पटेल पर दांव खेला था। अब देखना होगा कि भूपेंद्र भाई पटेल पर खेला गया भारतीय जनता पार्टी का ये एक दांव 2022 के इस विधानसभा चुनाव में कितना काम आता है, और क्या गुजरात में जो पहले का इतिहास है भारतीय जनता पार्टी की जीत का, उसको फिर से भूपेंद्र भाई पटेल एक बार कायम कर पाते हैं, या फिर कुछ नए समीकरण, नई स्थितियां या सत्ता परिवर्तन की स्थितियां जो भी होंगी वो चुनाव में किस स्थिति में बनेंगी, क्या स्थितियां बनती हैं, ये चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए हमें जानने के लिए। बहरहाल आज के अंक में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।